हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन साहनी है। मैं JRF हूँ कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है और आज ये है वीडियो नंबर 5, जो कि हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 8 दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैंने इससे पहले भी 4 वीडियोस बनाई हैं ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड उन वीडियोस में मैंने ना ही केवल सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है बट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को भी ज़रूर शेयर किया है। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ उन वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर के फाइल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है एक्सक्लूसिवली ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ इमेज फाइल्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। इन इमेज फाइल के फॉर्मेट्स को आप ध्यान से देखिए, साथ ही साथ इनके फुल फॉर्म को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे PDF है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। PNG है, इसका भी फुल फॉर्म एंड GIF का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। चलिए हम एक एक करके सबको रीड करते हैं। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, TIFF टैग्ड इमेज फाइल, PST फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, AI Adobe Illustrator document and RAW that is raw image formats। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए PNG, GIF, JPEG हमें सबके सब इस लिस्ट में दिखे। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन XLS यहाँ पे क्या है? देखिए XLS आपका फॉइल फॉर्मेट होता है आपकी स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट मतलब कि आपके MS Excel का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे MS Excel का फाइल फॉर्मेट आप क्या XLS देख सकते हैं। डॉक होता है आपका फाइल फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट का। एंड HTML का फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये HTML इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इनमें से है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। आंसर है उसका HTML। ओके फ्रेंड्स, 1B सिमिलर क्वेश्चन दैट इज JPEG का यहाँ पे पूछा गया कि किसको कॉम्प्रेस करता है? म्यूजिक, वीडियो, इमेज फ्रेम। अभी आपने देखा इमेज को कॉम्प्रेस करता है, तो आंसर भी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लेफ्ट हैंड साइड दिए गए। यहाँ पे उनकी जो टेक्नोलॉजी उनमें यूज होती है वो राइट हैंड साइड दी गई है। फर्स्ट जनरेशन यूज करता था वैक्यूम ट्यूब को, सेकेंड जनरेशन यूज करता था ट्रांजिस्टर्स को, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारे वो यूज करते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स दिए हैं, WAN, LAN, MAN। इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड को। देखिए पैन जो होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वाइड तक आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट एरिया से लेकर लार्जेस्ट एरिया तक कवर होगा। आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने दिया गया है कि आप यहाँ पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एरिया कवरेज के हिसाब से लगाइए। पैन जो होता है आप देख सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक रूम के अंदर, एक स्मॉल रूम के अंदर अगर 1 या 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो तो आप पैन यूज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में पैन से बड़ा मतलब कि जब ज्यादा छोटे ही डिस्टेंस पे, जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर आप कह लें या जो आपके स्कूल या कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स होते हैं उनके अंदर जब ढेर सारे कंप्यूटर्स या 30-40 कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो भी लैन से होते हैं। ये एग्जांपल हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है मेट्रोपॉलिटन मतलब ऐसा एरिया नेटवर्क जो लार्जर है देन द ज्योग्राफिकल एरिया, उसके लार्जर है लैन से, और ये सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट में यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका वेरी लार्ज एरिया दैट इज आपकी होल कंट्री या आपकी होल वर्ल्ड को जो कवर करे दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है VPN। देखिए VPN क्या होता है, हम सब जानते हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जैसे कि कोई बंदा TCS कंपनी में काम कर रहा है, उसने वर्क फ्रॉम होम के लिए पैकेज करा लिया है जियो का, ठीक, ताकि वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर पाए। लेकिन उसने जो जियो का पैकेज कराया है उसी के थ्रू उसको एक गेटवे की तरह आप मान लीजिए के थ्रू उसको अपने TCS के नेटवर्क पे जाना जरूरी है, क्योंकि जब वो TCS के नेटवर्क पे जाएगा तभी तो जो TCS से रिलेटेड जितने भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसका काम है उसको एक्सेस कर पाएगा। तो जो ये गेटवे होता है जो उसको एक पब्लिक नेटवर्क से जैसे जियो से कनेक्ट करवा दे, उसका खुद के प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि TCS का नेटवर्क जो हो गया, इसको बोलते हैं हम VPN।
होपफुली आपको एग्जाम्पल से ये समझ आया हो कि वीपीएन क्या होता है, जो एक पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करवा देता है एक रिमोट साइट, जैसे टीसीएस का नेटवर्क है, उस टीसीएस के एम्प्लॉय के लिए, उसको बोलते हैं वीपीएन। नेक्स्ट यहाँ पे आईसीटी है, उसके एक्रोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईसीटी का एक्रोनिम क्या है? इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं, आईसीटी का एक्रोनिम या फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड स्टेटमेंट 2 लिखी हुई है कि जो आईसीटी होता है वो बेसिकली अब क्या होता है, आईसीटी में मर्जिंग होती है जो ऑडियो विजुअल टेलीफोनिक या जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम। मतलब आईसीटी, अभी आपने क्या फुल फॉर्म देखा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब कि वो डिफरेंट कम्युनिकेशन के जो टूल्स होता है, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, टेलीफोनिक एड्स हो गए, या जो कंप्यूटर नेटवर्क है, उनके थ्रू दोनों को मर्ज करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहां पे इसकी स्टेटमेंट सही होगी, दैट इज आंसर विल बी ओनली क्यू इज करेक्ट। नेक्स्ट similar question asked another shift में, ICT is an acronym for information and competitive technology. No, it is information and communication technology. Next लिखा है कि effective use of ICT supports learning in inclusive education, exemplifies good teaching for all learners. कह रहे हैं कि आईसीटी के यूज से क्या गुड टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, जो दैट विल बी गुड फॉर ऑल लर्नर्स। यस, जिस हिसाब से मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। जो अभी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है वो भी आईसीटी से ही हो रही है। एंड आईसीटी ये भी इनेबल करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कि हर बैकग्राउंड का बच्चा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से आ रहा हो, वो एक अच्छे टीचर के साथ संपर्क कर सकता है थ्रू आईसीटी। यहाँ पे भी सेम हिसाब किताब, क्वेश्चन आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्यू स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, जो पेटीएम के यूजर्स होंगे या फोन पे के जो यूजर्स होंगे, एक मैसेज आता है कि पेटीएम नेवर आस्क्स फॉर ओटीपी और फॉर क्रेडिट कार्ड का पिन या डेबिट कार्ड का पिन फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज। काफ़ी लोग क्या आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड गिरी स्टार्ट हो गई है। इसमें क्या है कि कोई आपको, बहुत बार ऐसा होता है, कॉल आएगा कि हम जो इस बैंक से बोल रहे हैं, सर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, अपना पिन बता दीजिए, या आपके पास एक ओटीपी आएगा उसको बता दीजिए। ये होती है फिशिंग। जब एक इंसान बन रहा है कि वो किसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट का है, ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट का है, उसके डिस्गाइज में उसके, लेकिन वो है बंदा फेक, वो डिस्गाइज कर रहा है या फेक कर रहा है ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट का, जैसे पेटीएम का नाम ले ले या एसबीआई का नाम ले ले और आपसे ओटीपी एक्सट्रैक्ट कर ले और आपके साथ फ्रॉड कर दे, ये होती है फिशिंग। दैट इज आंसर नंबर, दैट इज 4th, दैट इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से मतलब है जो आपके फाइनेंसेस के बारे में, उससे फॉर मैलिशियस रीजन, ऑब्वियसली उसको चुराने के लिए, बाय मास स्क्वाड्रिंग एज अ ट्रस्टेबल एंटिटी। मास स्क्वाड्रिंग मतलब एज डिस्गाइजिंग, एक डिस्गाइजिंग का मतलब यहाँ पे हिडन आइडेंटिटी के साथ, एक छुपी हुई आइडेंटिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपसे यूआरएल के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए, यूआरएल क्या होता है बेसिकली, जब भी आप ऊपर देखते होंगे कोई भी वेबसाइट खुली है तो ऊपर उसके एड्रेस में लिखा होता है कुछ इस तरह, इस किस्म से। तो यहाँ पे हमसे पूछा है, ये यूआरएल के कंपोनेंट्स हैं और ये यूआरएल के कंपोनेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके जो मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 आपका आता है HTTPS, दैट इज आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो आपका सिक्योर करता है आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज को। ठीक है, ये हो गया आपका HTTPS, ये होता है नंबर 1, दैट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। फिर आपका जो ये आप देख रहे हैं ना www.coability.net, ये होता है आपका डोमेन नेम, ये होता है पार्ट नंबर 2 ऑफ URL। इसमें भी पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो 3rd लेवल डोमेन है दैट इज ग्रीन, जो www होता है आपका वो 3rd लेवल डोमेन होता है। 2nd लेवल डोमेन आपकी जो वेबसाइट का नाम है, गूगल हो गया या कुछ भी हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, उसका जो मेन नाम है दैट इज 2nd लेवल डोमेन। और टॉप लेवल डोमेन जो होता है वो .com, .org, .net होता है। ठीक, ये है आपका डोमेन नेम जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट फाइनल होता है आपका फाइल पाथ, जो आप उसका वेब पेज का एड्रेस बता रही होती है, जैसे कि यहाँ पे स्लैश के बाद आप देख सकते हैं पिंक कलर के बॉक्स में। यहीं पे हमें बताना है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। यहाँ पे आपका आंसर होगा 1, दैट इज प्रोटोकॉल पहले आता है, जैसे अभी आपने देखा HTTPS, डोमेन नेम आता है, उसके बाद पाथ या फाइल आती है।
एक और क्वेश्चन पूछा गया यूआरएल पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस दैट स्पेसिफाइज लोकेशन ऑफ अ वेब पेज। कौन एड्रेस बताता है वेब पेज का, दैट इज यूआरएल। काफी बार हमारे पास यूआरएल शेयर कर देता कोई ना कोई, जैसे व्हाट्सएप पे किसी ने, आपके फ्रेंड ने यूआरएल शेयर किया, तो जैसे आप उस यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो आपको वो वेब पेज खुल जाती है, मतलब आप उसका वो एड्रेस है, जैसे आपने उसके एड्रेस पे क्लिक किया तो वेब पेज आपके सामने आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं और उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउजर बेसिकली कनेक्ट करता है बहुत सारी वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। वर्ड प्रोसेसर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है। स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल वेरी फेमस अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर जो एनालिसिस एंड समराइजेशन करता है। वेब ऑथरिंग मतलब कुछ क्रिएट करना, कुछ ऑथर करना। क्या क्रिएट करता है? वेब ऑथर क्रिएट करता है आपके वेब पेजेस को। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपका आंसर हो ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारा ईमेल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ईमेल के ऊपर ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्लेस है विच स्टोर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल इज। मतलब कि जैसे कि आपके पास बहुत सारे ईमेल आते हैं, आपको उन ईमेल को कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, दैट इज आप स्टोर कर सकते हैं कहाँ? एड्रेस बुक के अंदर। इस एड्रेस बुक के अंदर आप जब उस ईमेल को स्टोर करते हैं तो जैसे ही आप किसी को कंपोज करेंगे ईमेल, तो फटाफट से आप उस पर्टिकुलर जीमेल आईडी को लोकेट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है एड्रेस बुक। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीसीसी एंड सीसी के ऊपर रिलेटेड है। सेम ये 2018 में भी आया, 2019 में, जैसे यहाँ पे अभी राम और स्वामी के नाम से है तो वहाँ पे रोहन सोहन के नाम से आया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए सपोज करते हैं मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है। वहाँ से मुझे मेरे बॉस स्वामी और जो बॉस का पीए है उससे मुझे कहा है कि आपको मेल भेजना है राम नाम के एक सप्लायर को और उससे आपको ऑर्डर मंगाना है 100 kg कॉटन का, ठीक है। तो अगर आप मुझे मैसेज को कंपोज करना होगा तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे फ्रॉम में किसका नाम आएगा? हरगुन का, ठीक। ये बंदा मैसेज भेज रहा है। टू किसको मुझे भेजना है? मुझे भेजना मैसेज है राम को और उससे ऑर्डर मंगाना है 100 kg कॉटन का, ठीक। एक हमारे पास 2 के नीचे ऑप्शन होता है सीसी का, जिसका मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब जब आप उसी चीज की सेम कॉपी भेज रहे हो, ठीक। मुझको बोला गया है कि उसी चीज की आपको कार्बन कॉपी भेजनी है राज को और रवि को। राज और रवि मेरे सुपरवाइजर हैं, ठीक है। उनको मुझे कॉपी भेजनी कि देखो मैंने राम को मैसेज भेज दिया है और ऑर्डर के लिए मैंने उसको ईमेल डाल दिया है, उसकी मैंने सीसी भेज दी है राज और रवि को। देखिए जब आप सीसी भेजते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मेल भेज रहे हैं। मैंने राज और रवि को मेल नहीं भेजा है, मैंने उनको कार्बन कॉपी भेजी है उस मेल की जो मैंने राम को भेजा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे राम को जब मैंने भेजा होगा, राम को ये दिखेगा कि सीसी मैंने किसको बनाया है? राज को और रवि को। और राज और रवि को तो ऑब्वियसली सीसी मिल रहा है तो उनको पता है कि राम को मैसेज गया है। तीसरा यहाँ पे आता है बीसीसी, जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी उन रेसिपिएंट्स को, उन व्यक्तियों को आप भेज सकते हैं जो ये तो देख सकते हैं कि किस किस को मिल रहा है, जैसे राम को मिल रहा है, राज को, रवि को, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता। राम को ये पता है कि उसकी कार्बन कॉपी राज और रवि को गई है, लेकिन राम को ये आइडिया नहीं है कि उसका जो बीसीसी है मैंने अपने बॉस स्वामी और स्वामी का जो पीए है रामा, उन दोनों को भी उसका मेल को सेम बीसीसी भेजा है। सेम जो राज और रवि मेरे सुपरवाइजर है उनको ये कार्बन कॉपी मिल गई है कि हरगुन ने राम को मैसेज भेज दिया है 100 kg कॉटन के लिए, लेकिन राज और रवि को भी ये आइडिया नहीं है कि वही मेल की बीसीसी उसने बॉस स्वामी और उसका जो पीए है रामा उनको बनाया है, ठीक। तो जो बीसीसी में होता है वो आपका हिडन रहता है। बीसीसी वाला सबको देख सकता है लेकिन बीसीसी वाले को कोई देख नहीं सकता। और आपस में बीसीसी अगर सपोज कर लो, जैसे यहाँ पे बॉस और पीए है, बॉस और पीए भी आपस में नहीं देख सकते हैं। वो दोनों, स्वामी जो है, जो मेरा बॉस है, वो सिर्फ राम, राज और रवि तक देख सकता है, लेकिन जो स्वामी है वो रमा को नहीं देख सकता क्योंकि वो दोनों के दोनों बीसीसी में है। सिमिलरली रमा जो है उनको ये पता है कि अच्छा इसने राम को मैसेज भेजा, इसकी कार्बन कॉपी राज और रवि को भेजी और सेम इसने बीसीसी मुझे बना दिया है, ठीक। लेकिन रमा को ये नहीं पता कि मैंने स्वामी को भी भेजा है। इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्वामी को किसका मैसेज मिलेगा? उसको मिलेगा किसका मैसेज? राम का, राज का और
रवि का, उसको ये आइडिया है कि इनको मैसेज भेजा गया है। रमा के बारे में उसको आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि रमा जो उसका पीए है दोनों के दोनों बीसीसी में है, और जो बीसीसी वाले होते हैं उनको आपस में नहीं पता चलता है, बाकी उनको 2 और सीसी वाले का पता चल जाता है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन कि आपको डिफरेंशिएट करना है सीसी और बीसीसी में, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी रेसिपिएंट्स होते हैं 2 वाले, यहाँ लिखा है वो देख सकते हैं कि बीसीसी एंड सीसीसी में किसको ईमेल एड्रेस भेजा जा रहा है। नहीं, गलत। आपने देखा है 2 जो राम है वो राज और रवि का देख सकता है, लेकिन जो ब्लाइंड वाले हैं स्वामी एंड रामा उनका नहीं देख सकता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है जो सीसी वाले हैं वो ईमेल एड्रेस देख सकते हैं 2 एंड बीसीसी वाले का। ठीक, सीसी वाला देख सकता है 2 एंड बीसीसी वाले का नहीं। सीसी जो कार्बन कॉपी में अपने सुपरवाइजर राज और रवि को भेज रही हूँ, उनको ये पता है कि इसने राम को मैसेज भेजा है, लेकिन उनको बीसीसी जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी है स्वामी एंड रमा, उनके बारे में आइडिया नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी है कि जो हमारे बीसीसी वाले होते हैं, ठीक, वो ईमेल एड्रेस देख सकते हैं आपके 2 एंड सीसी वाले का। यस, सिर्फ और सिर्फ बीसीसी वाले रेसिपिएंट्स को इतनी प्रिविलेज मिलती है कि वो ये भी देख ले कि 2 में कौन है और सीसी में कौन है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कि जो बीसीसी वाले हैं वो 2 एंड सीसी का भी देख सकते हैं और आपस में भी देख सकते हैं कि और किसको बीसीसी किया गया, नहीं, ये गलत हो जाता। जैसे स्वामी एंड रमा को राम राज रवि तक का तो देख सकता है, लेकिन आपस में ये नहीं, स्वामी को ये नहीं आइडिया लगेगा कि रमा को भी भेजा गया है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट स्टेटमेंट कि जो सीसी वाला व्यक्ति है वो ईमेल एड्रेस देख सकता है बीसीसी का, नहीं, सिर्फ बीसीसी के पास ही प्रिविलेज होता है कि वो 2 और सीसी का देख सके। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा आप अपने मोबाइल में जाइए, वहाँ जीमेल खोल के कंपोज करके अपने फ्रेंड्स को एक ईमेल ऐसे करके देख लीजिए, आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ही मैंने फुल फॉर्म लेने के बजाय बहुत सारे A to H मैंने फुल फॉर्म्स डिस्कस करे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे कि LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर के लिए भी, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, MIME दैट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस एंड USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11A एंड 11B ब्लूटूथ से रिलेटेड है। ब्लूटूथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं एग्जाम में, मैंने ऐसा देखा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक योर फोन या स्पीकर में फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इसका आंसर होगा ब्लूटूथ। 11th A आंसर इज बी। सिमिलरली यहाँ पे ब्लूटूथ के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, P and Q, हमें बताना है कौन सी सही है। P कि ब्लूटूथ जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसको आप अपना जो हेडसेट होता है, जो आपका स्पीकर होता है, उससे आपको अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर क्यू दैट इज ब्लूटूथ इज अ लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, इट इज नॉट अ लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी। बट ये वाली बात सही है कि इट इज अ लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, चीपेस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर आप कह सकते हैं ब्लूटूथ को, लेकिन आपका क्यू विल बी रॉन्ग। देयरफॉर ओनली पी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 12A, यहाँ पे डिफरेंट मैलवेयर्स के बारे में 12A एंड 12B में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ मैलवेयर्स को डिस्कस किया है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। सबसे पहले वायरस बेसिकली आपके जो कंप्यूटर है उसमें एंटर करके आपके कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज करता है, आपकी हार्ड डिस्क को रीफॉर्मेट कर देता है, इनफैक्ट आपके कंप्यूटर का कंप्लीट शटडाउन भी करा सकता है। उसमें से कुछ फॉर्म होता है जैसे वॉर्म एक किस्म का वायरस है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को रेप्लिकेट करता है या मल्टीप्लाई करता है, और ना केवल आपके कंप्यूटर को लेकिन वो अदर्स के कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग एक्शन फ्रॉम एनीवन। फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप पे मैं काम कर रही हूँ, मैंने कोई फाइल डाउनलोड कर ली है जिसकी वजह से वॉर्म आ गया है, ठीक है, उसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया मेरे कंप्यूटर को अपने आप को मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैं और मेरी सिस्टर दोनों वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, मतलब दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो वो जो वॉर्म था वो मेरे कंप्यूटर से जाके मेरे सिस्टर के कंप्यूटर में भी जाके उसको इन्फेक्ट कर सकता है। ये होता है वॉर्म, जब वो ना केवल आपके उसको सिस्टम को इफेक्ट करे बट अपने आप को इतना मल्टीप्लाई कर ले कि दूसरे के सिस्टम को भी इफेक्ट करे।
ट्रोजन ट्रोजन बेसिकली एक किस्म का वायरस होता है जिसमें वो डिस्गाइज करता है। डिस्गाइज मतलब अपने आप को दिखाता तो ऐसे है कि नॉर्मल है और हार्मलेस है। ऐसे फाइल और प्रोग्राम्स आपने बहुत बार देखे होंगे कि जो आप डाउनलोड करते हो और देखने में लगता है कि ये तो सेफ है और यहाँ लिखा भी होता है 100% सेफ, फ्री टू डाउनलोड, आप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वही जो है जाके आपको सबसे ज़्यादा लॉस प्रोवाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देते हैं आपके क्रिमिनल जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको। ये होता है ट्रोजन, मतलब ये होता है आपका हिडन एनिमी होता है जो आपको नहीं दिखता है और आपको सेफ लगता है लेकिन आप इंस्टॉल कर लेते हैं। सिमिलरली स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब डिटेक्टिव, ठीक, ये ऐसे आपके मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में आपकी नॉलेज के बिना इंस्टॉल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये देखना स्टार्ट करते हैं कि आप क्या कंप्यूटर में डेली आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी है, क्या इंटरनेट एक्टिविटी है, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप कैसे मॉनिटर आपका करता है, की स्ट्रोक्स कैसे चला रहे हैं, आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, लॉगिन्स के बारे में जानता है, आपके फाइनेंशियल डेटा के बारे में निकाल लेता है। ये होता है आपका स्पाईवेयर। नेक्स्ट इज लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जैसे एक बॉम्ब जैसे फटता नहीं है एक टाइमर के बाद, ठीक वैसे ही आपका लॉजिक बॉम्ब है। लॉजिक बॉम्ब एक कोड के जरिए आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आता है और कुछ कंडीशंस मीट करने के बाद या कुछ टाइम को मीट करने के बाद वो एक्सप्लोड होता है। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, वैसी जो लॉजिक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड होता है और आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को किल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि कोई प्रोग्रामर या जो डेवलपर्स होते हैं वो कोई कोड बना के आपके सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर सकते हैं और जब कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली फाइल्स जो हैं आपके सिस्टम के अंदर वो डिलीट करना स्टार्ट कर दे। ये होता है लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा कि ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो सिस्टम के अंदर इंसर्ट होता है उसके बाद मैलिशियस फंक्शन स्टार्ट कर देता है कुछ कंडीशंस के बाद। अभी हमने देखा लॉजिक बॉम्ब कंडीशंस वाला आपने देखा था। 12B यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो सकता है विदाउट एनी यूजर इंटरक्शन, ठीक, दैट इज योर वर्म, जो अपने आप को इतना मल्टीप्लाई कर लेता है और एक ही नेटवर्क से एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से दूसरे इन्फेक्टेड कंप्यूटर में ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद हमें यहाँ पे मेमोरी टाइप्स दिए गए हैं और हमें उनको स्पीड में हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाना है। यहाँ पे आप हायरार्की देख सकते हैं, सीपीयू, कैश, मेन मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी भी है, एग्जाम में वहाँ पे मेन की जगह प्राइमरी भी लिख सकते हैं। ऑक्स मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी की जगह सेकेंडरी मेमोरी भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीड के हिसाब से बताना है आप फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, सीपीयू, कैश, प्राइमरी या मेन मेमोरी एंड देन देयर इज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके हिसाब से आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी दैट इज रैम एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज। बाकी आप स्पीड के अलावा आप कॉस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप साइज भी देख सकते हैं स्टोरेज का कि सबसे लार्ज कौन सी, दैट इज आपकी सेकेंडरी मेमोरी सबसे लार्ज है, सबसे स्मॉल आपकी सीपीयू होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीनों पैरामीटर्स को इस डायग्राम में आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा है डेसिमल नंबर 75 का। देखिए कुछ टाइम से यूजीसी नेट नहीं पूछ रहा था बाइनरी या डेसिमल इक्विवेलेंट, बट पिछले शिफ्ट में देखा गया 2019 में 2 ऐसी शिफ्ट्स हैं जहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये, यहाँ हमें बताना है 75 जो डेसिमल है इसका क्या बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। देखिए इसको करने के लिए यहाँ पे आपने 75 लिखा, यहाँ आपने 2 लिखा। 237 को जब हम करते हैं 74 आएगा 1 रिमाइंडर, 218 सा 36 1 एक रिमाइंडर बचेगा, 29 सा 18 0 आपका कोई क्षेत्रफल नहीं बचेगा। इसके बाद 24 सा 8 1 रिमाइंडर, 22 सा 0 2 1 सा 0 कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लास्ट में आप चाहते हैं यहाँ पे 0 आए तो आप 2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1। और आपको बाइनरी कैसे लिखते हैं, हम हमेशा उल्टे से लिखते हैं, दैट इज 1 0 0 1 0 1 1। तो ये सेम आपका मैच कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर 4 से। इस जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी कैलकुलेशन जरूर देख के जाएगा, बहुत स्कोरिंग और इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फेवरेट क्वेश्चन यूजीसी का बाइट्स पे क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हायरार्की सेट करनी है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में। सबसे पहले आता है बिट, फिर बाइट। किलो बाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 बिट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट। इस टेबल को प्लीज लर्न कर लीजिएगा, इसके बहुत मल्टीपल यूजेस आपको आएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सेट करना है इसकी हायरार्की को। देखिए सबसे पहले बिट आता है, फिर आता है आपका बाइट, फिर आता है किलो बाइट, फिर आता है मेगा बाइट, फिर आता है गीगा बाइट एंड देन आपका आता है फाइनली टेराबाइट, FBACED, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ यहाँ पे और क्वेश्चंस जो आपके 15 B एंड C में मैंने रखे हैं बाइट के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पूछा है
कि 960 किलोबाइट किसके बराबर होगा। देखिए 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पे केबी की जगह 960 केबी की जगह 1024 बाइट लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3000 से किलो देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, देखिए अभी हमने हायरार्की याद करी कि पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर आता है आपका मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन आपका आता है टेराबाइट, पेराबाइट एंड देन देयर इज एक्साबाइट। ठीक, तो इसीलिए आपका कह सकते हैं 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। लेकिन हमें आंसर यहाँ पे गीगाबाइट में नहीं, किस में देना है, हमें किलोबाइट में चाहिए या बाइट्स में आंसर चाहिए। तो हम 1 टेराबाइट को 1024 गीगाबाइट लिखा है और 1 गीगाबाइट बराबर होता है आपके 1024 मेगाबाइट के। हम ये लिख सकते हैं, देखिए 1 गीगाबाइट को आपने लिख दिया 1024 मेगाबाइट, लेकिन मेगाबाइट में भी आंसर नहीं चाहिए। ठीक, और हम क्या फ्रेंड्स 1024 मेगाबाइट को लिख सकते हैं बिकॉज 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट में। यस, हम लिख सकते हैं और हमें चलेगा अगर हमारा आंसर किलोबाइट में भी है, इसलिए हमारा आंसर नंबर 3 होगा। कुछ करना नहीं है, आप रिलैक्स रहिएगा, इस टेबल को ज़रूर याद करके जाइए और इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान करके उनको लिख लीजिएगा, तो आप क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे होता है 30 नवंबर को, विच मेक्स योर आंसर टू बी ऑप्शन नंबर 2। साथ साथ यहाँ पूछा जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है वो कब सेलिब्रेट होता है, वो होता है 2 दिसंबर को एवरी ईयर। वेब ब्राउजर से क्वेश्चन पूछा है, वेब ब्राउजर क्या होता है। बेसिकली ये वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे आप जो आपका कंप्यूटर है, जो इसका इंटरनेट है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, www को, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला भी है, गूगल क्रोम है, याहू नहीं है, याहू एक सर्च इंजन होता है। ठीक, इसके अलावा हमें बतानी है कि यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। गूगल के वेब ब्राउजर को गूगल क्रोम बोलते हैं, एप्पल के वेब ब्राउजर को सफारी बोलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं कुछ परमिशंस के बाद। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट रैम के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए रैम को स्टार्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले देखिए रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि टेम्पररी मेमोरी। अगर आप कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं और आपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया या रिबूट किया, तो उसके बाद आप वो देखेंगे जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है वो रैम से डिलीट हो चुकी होगी। इट इज़ टेम्पररी इन नेचर। ठीक, एंड रैम जो होता है बेसिकली वो आपके कंप्यूटर में जो स्पीड या जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार हम देखते हैं, हम जब लैपटॉप लेते हैं वो 4 GB का है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि आजकल तो बहुत होता है कि अपने जो लैपटॉप की जो GB होती है उसको बढ़वा देते, कहते हैं हम अपने रैम में और भैया 4 GB डाल दीजिए। इसका जो 4 GB और वो डलवाते हैं, इसका यही मतलब है वो चाहते हैं कि अपना जो उनके सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसमें और स्पीड आए, इसीलिए और लोग रैम को ऊपर से डलवाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ताकि वो चाहते हैं कि और उनके कंप्यूटर में एफिशिएंसी एंड स्पीड आए। तो हम यहाँ से इन स्टेटमेंट्स में से देख सकते हैं रैम इज वॉलेटाइल एंड अमाउंट ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन इफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। रैम ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा रैम होगी परफॉर्मेंस अच्छी होगी स्पीड वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कुछ एक्रोनिम्स दिए गए अगेन और यहाँ पे उनकी मीनिंग है। ए DPI यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज डॉट्स पर इंच, सबको पता है ये प्रिंटर होता है, दैट इज एस 1 विल बी करेक्ट। CRT कैथोड रे ट्यूब ये एक मॉनिटर होता है, 3 विल बी द राइट आंसर। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या कनेक्टर कंट्रोलर, सॉरी दोनों ही इसका फुल फॉर्म्स हो सकते हैं, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक, इट इनेबल्स द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द अदर कंप्यूटर्स। NIC CD-ROM सिंपल आप देख सकते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ रीड ओनली स्टोरेज। ठीक, यहाँ पे आपको खुद ही यहाँ पे फुल फॉर्म खोल के दे दिया है, दैट इज इट इज रीड ओनली स्टोरेज, देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। देखिए इनपुट डिवाइसेस तब होता है जब यूजर जो है अपना इनपुट देता है या वो डेटा देता है किसको, कंप्यूटर को। ठीक, और आउटपुट तब होता है जब कंप्यूटर उसी इनपुट को प्रोसेस करके यूजर को
एक आउटपुट शो करता है किसको, यूजर को। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। देखिए कीबोर्ड से आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं, आप वेरियस बटन दबा सकते हैं, माउस से आप इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉयस्टिक ये वाली है। देखिए जब भी आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप बहुत सारे लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं उस वीडियो गेम को प्ले करने के लिए, वो इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को कि उनका वीडियो गेम एफिशिएंटली प्ले करे। स्कैनर जो होता है उससे भी आप इनपुट देते हैं। वेब कैम जो होता है उससे आप खुद विजिबल होते हैं वीडियो कॉल में, या जो आप रिकॉर्ड करते हैं, आप इनपुट ही तो दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो एज एन वीडियो आपका आउटपुट होगा। ठीक, माइक्रोफोन से भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट क्या है, मॉनिटर, जो अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉनिटर के थ्रू, वो आउटपुट है। मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ और आप अपनी स्क्रीन के थ्रू उस आउटपुट को मॉनिटर के थ्रू आप देख सकते हैं, दैट इज आउटपुट। प्रिंटर, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि इस फाइल को प्रिंट करना है, प्रिंटर उसको आउटपुट बना के देगा। स्पीकर, मैंने कुछ वीडियो या ऑडियो चलाई अपने कंप्यूटर में, तो वो कहाँ से आउटपुट निकलेगा, स्पीकर से। सिमिलरली उस स्पीकर को, लाउड स्पीकर को ना सुन के मैंने उसको हेडफोन में सुन लिया, दैट इज ऑल्सो स्पीकर। प्रोजेक्टर में आप अपनी प्रेजेंटेशंस रन कर सकते हैं और वो एक स्क्रीन के ऊपर दिखती है, दैट इज ऑल्सो योर आउटपुट। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहली बात, ए वाले ऑप्शन में नहीं होगा बिकॉज प्रिंटर आउटपुट होता है। 2 नॉट, बिकॉज मॉनिटर इज ऑल्सो आउटपुट। 3 यहाँ पे फिर मॉनिटर है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। वाई, देखिए जॉयस्टिक आपने देखी, कीबोर्ड देखा, माउस। डिजिटाइजर क्या है, देखिए डिजिटाइजर एक टैब होता है जिसके साथ आपका एक पेन आता है, ठीक, जिसमें आप जो लोग हैं वो राइट करते हैं और वो मॉनिटर स्क्रीन पे अपीयर होता है। इनफैक्ट अभी इस समय मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो डिजिटाइजर ही है। मेरे पास टैब है जिसके ऊपर मैं टाइप कर रही हूँ और ये आपके सामने पेश हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट का फॉर्म हो गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज द टुडेज वीडियो। अब सिर्फ यही वीडियो नहीं, और भी इससे रिलेटेड जितने भी मैंने यूनिट्स की वीडियो डाले उनको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेवर गिव अप। एग्जाम नियर अबाउट है, मेहनत करिए, आप ज़रूर क्लियर करेंगे एग्जाम को। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा।